नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोलने जा रहे हैं जो करीब करीब 100 सालों तक लिखा गया। ये कहानी है एक तरफ मेवाड़ का राजपूत साम्राज्य और दूसरी तरफ ताकतवर मुगल सल्तनत। और ये कोई मामूली जंग नहीं थी। ये जमीन की लड़ाई तो थी ही, पर उससे कहीं ज्यादा ये लड़ाई थी स्वाभिमान की, आजादी की और अपनी विरासत को बचाने की। तो इस दौर को जानते हैं क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मेवाड़ के स्वाभिमान और गुरिल्ला युद्ध पद्धति का स्वर्ण युग। और यकीन मानिए, ये नाम इसे बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि ये वो दौर था जब मेवाड़ सिर्फ अपनी आजादी के लिए नहीं लड़ रहा था। नहीं, वो तो जंग के ऐसे ऐसे नए तरीके अपना रहे थे, ऐसी तकनीकें कि मुगलों की विशाल सेना भी हैरान रह गई। उन्हें भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा। तो इस 100 साल की लंबी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के उस जज्बे की जो कभी नहीं झुका। फिर देखेंगे कि उनके बेटे अमर सिंह ने इस विरासत के बोझ को कैसे उठाया। इसके बाद हम 1615 की उस मशहूर संधि को करीब से देखेंगे। फिर जानेंगे कि कैसे राज सिंह ने इस बुझती हुई चिंगारी को दोबारा आग में बदल दिया। और आखिर में हम उन समझौतों पर नजर डालेंगे जिन्होंने राजपूत पॉलिटिक्स का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले अध्याय से, प्रताप का वो प्रतिरोध जो कभी डिगा नहीं। हम बात कर रहे हैं 1572 से 1597 के दौर की। ये वो वक्त था जब मेवाड़ का संघर्ष मुगल बादशाह अकबर के खिलाफ, आप कह सकते हैं, अपने पीक पर था। और महाराणा प्रताप वो राजपूत हिम्मत और आजादी का एक चेहरा बन चुके थे, एक सिंबल। अब देखिए, अकबर कोई मामूली बादशाह नहीं था। वो बहुत चतुर था। वो ये बात अच्छी तरह समझता था कि मेवाड़ जैसी इज्जतदार राज्य को जंग से नहीं बल्कि बातचीत से, डिप्लोमेसी से झुकाया जाए तो सल्तनत को ज्यादा फायदा होगा। इसलिए उसने एक के बाद एक 4 दूत भेजे। साल 1572 और 73 के बीच पहले जलाल खान को भेजा, फिर आमेर के मानसिंह को, फिर भगवान दास को और आखिर में टोडरमल को। मतलब पूरी कोशिश की, पर हर बार प्रताप का जवाब सिर्फ एक था, मेवाड़ किसी के सामने सिर नहीं झुकाएगा, बात खत्म। तो जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए तो फिर क्या बचा? सिर्फ एक रास्ता, युद्ध। और फिर आया वो दिन, 18 जून 1576। इतिहास की सबसे मशहूर, सबसे चर्चित लड़ाइयों में से एक लड़ी गई हल्दी घाटी का युद्ध। पर यह सिर्फ 2 सेनाओं की टक्कर नहीं थी। नहीं, ये टक्कर थी 2 विचारधाराओं की। ये लड़ाई थी इज्जत की, अपने वजूद की। अब इस महामुकाबले में एक तरफ थी मुगल सेना, जिसकी कमान संभाल रहे थे मानसिंह और आसफ खां, और दूसरी तरफ मेवाड़ की सेना, जिसको लीड कर रहे थे खुद महाराणा प्रताप। और यहां की विडंबना देखिए, कितनी दिलचस्प बात है कि अकबर की इतनी बड़ी सेना का सेनापति भी एक राजपूत ही था। ये बात इस पूरे संघर्ष की पेचीदगी को, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाती है। हाँ, लेकिन प्रताप इस जंग में अकेले बिल्कुल नहीं थे। उनके साथ एक जबरदस्त और बड़ा डाइवर्स गठबंधन था। सोचिए, एक तरफ अफगानी कमांडर हकीम खान सूरी थे, तो दूसरी तरफ भीलों के सरदार राणा पूंजा, जो पहाड़ों में लड़ने के तो एक्सपर्ट थे, और झाला बिदा जैसे वफादार सामंत। ये सब के सब प्रताप के झंडे के नीचे एक होकर लड़ रहे थे। हल्दी घाटी में लड़ाई तो बहुत भयंकर हुई, खून खराबा भी खूब हुआ। लेकिन सवाल यह है कि नतीजा क्या निकला? और ये सबसे दिलचस्प बात है कि इस लड़ाई का कोई नतीजा ही नहीं निकला। ये इनकंक्लूसिव रही। मुगल सेना ना तो प्रताप को पकड़ पाई और ना ही उन्हें मार सकी। और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर प्रताप युद्ध के मैदान से सेफ निकल गए। क्यों? ताकि लड़ाई जारी रह सके। और यहीं से मेवाड़ के उस गुरिल्ला वॉरफेयर की असल शुरुआत होती है। तो ये मत सोचिए कि हल्दी घाटी के बाद सब खत्म हो गया। अरे, ये तो अंत था ही नहीं। ये तो एक नए और लंबे संघर्ष की बस शुरुआत थी। मुगलों का प्रेशर कम होने की जगह और बढ़ गया। 1577 से 79 के बीच शाहबाज खान ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार हमले किए। और हाँ, उसने कुंभलगढ़ का किला जीत भी लिया। फिर 1580 में अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा गया। फिर 1584 में जगन्नाथ कछवाहा को। मतलब मुगलों ने जैसे ठान लिया था कि मेवाड़ को झुका के ही रहेंगे। और इसी भागदौड़ के बीच साल 1580 में एक ऐसी घटना हुई जो महाराणा प्रताप के किरदार पर रोशनी डालती है। हुआ ये कि उनके बेटे अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खाने खाना के परिवार की औरतों को बंदी बना लिया। अब जैसे ही ये बात प्रताप को पता चली, उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि उन सभी को पूरे सम्मान के साथ सुरक्षित वापस भेजा जाए। सोचिए, कड़े युद्ध के बीच भी उसूलों से समझौता नहीं, ये उनके ऊंचे आदर्शों को दिखाता है। देखिए, हल्दी घाटी का तो कोई नतीजा नहीं निकला था, लेकिन अक्टूबर 1582 में दिवेर की लड़ाई
ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। यहाँ अमर सिंह ने मुगल कमांडर सुल्तान खान को मार गिराया और मेवाड़ को एक जबरदस्त, एक निर्णायक जीत मिली। ये सिर्फ एक जंग जीतना नहीं था, नहीं, इस जीत ने मेवाड़ के सैनिकों में एक नई जान फूंक दी, एक नया जोश भर दिया। और वो जो एक भ्रम था ना कि मुगलों को हराया नहीं जा सकता, वो टूट गया। यहीं से मेवाड़ का कमबैक शुरू हुआ। फिर आया साल 1585 और इसके बाद किस्मत ने जैसे मेवाड़ का साथ देना शुरू कर दिया। हुआ ये कि अकबर का ध्यान कहीं और बट गया। वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की मुश्किलों में उलझ गया और प्रताप, उन्होंने इस गोल्डन चांस को हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने एक एक करके अपने इलाके वापस लेने शुरू कर दिए। चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़ दें तो लगभग पूरा मेवाड़ वापस आजाद हो चुका था और उन्होंने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। महाराणा प्रताप के बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे अमर सिंह प्रथम। अब उन्हें विरासत में एक महान संघर्ष तो मिला, पर साथ ही मिली वो चुनौतियां जो शायद और भी ज्यादा मुश्किल थीं, और भी ज्यादा विनाशकारी। अब ये वो दौर था जब मेवाड़ को लगातार चल रही इस जंग की कीमत चुकानी पड़ रही थी और शांति के लिए बातचीत के रास्ते खोजने की मजबूरी भी आन पड़ी थी। 1605 में अकबर की मौत हुई और जहांगीर बादशाह बना, और बादशाह बनते ही उसने जैसे कसम खा ली कि जो काम उसके पिता नहीं कर पाए वो उसे पूरा करके रहेगा। और बस उसने मेवाड़ पर हमलों की झड़ी लगा दी, एक के बाद एक अभियान। पहले शहजादा परवेज को भेजा, फिर महाबत खान को, फिर अब्दुल्ला खान, और जब इन सब से बात नहीं बनी तो आखिर में भेजा अपने सबसे काबिल बेटे शहजादा खुर्रम को। जी हां, वही जो आगे चलकर शाहजहां बना, एक बहुत बड़ी सेना देकर। और खुर्रम ने जो रणनीति अपनाई वो बहुत ही क्रूर थी। उसने आमने सामने की लड़ाई से ज्यादा मेवाड़ की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने पर जोर दिया। इसे स्कॉर्ज्ड अर्थ पॉलिसी कहते हैं। उसकी सेना ने क्या किया? खेतों में खड़ी फसलों में आग लगा दी, गांवों के गांव उजाड़ दिए और सप्लाई के सारे रास्ते बंद कर दिए। इसका नतीजा, मेवाड़ की आम जनता वो पूरी तरह से तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। तो यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब कोई राज्य तबाही के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा हो तो क्या शांति करना एक समझौता है या एक मजबूरी, एक जरूरत? अमर सिंह बस इसी कश्मकश में थे। ऊपर से उनके अपने सरदार, यहां तक कि उनके बेटे कुंवर कर्ण सिंह भी उन पर लगातार दबाव बना रहे थे कि अब संधि कर लीजिए, क्योंकि आम लोगों का दर्द अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। और इसी दबाव का नतीजा ये हुआ कि हमारी कहानी अपने तीसरे पड़ाव पर आ पहुंची। 1615 की संधि, एक ऐसी शांति जो दोनों पक्षों के लिए थोड़ी असहज थी। ये वो ऐतिहासिक समझौता था जो शहजादा खुर्रम और महाराणा अमर सिंह के बीच हुआ और जिसने मेवाड़ और मुगलों के बीच लगभग 90 साल से चल रहे खून खराबे को आखिरकार खत्म कर दिया। इस संधि की शर्तों को बहुत सोच समझकर, बहुत सावधानी से बनाया गया था ताकि मेवाड़ की इज्जत पर आंच न आए। देखिए, पहली शर्त थी कि महाराणा खुद कभी मुगल दरबार में पेश नहीं होंगे। उनकी जगह उनका बेटा यानी युवराज जाएगा। दूसरी, मेवाड़ के राजघराने को शादी ब्याह के किसी रिश्ते के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तीसरी, चित्तौड़ का किला मेवाड़ को वापस तो मिलेगा, पर एक शर्त पर कि उसकी मरम्मत नहीं कराई जाएगी। और चौथी शर्त, मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवारों की एक टुकड़ी देगा। अब देखा जाए तो ये संधि मेवाड़ के लिए जरूरी थी, एक प्रैक्टिकल फैसला था, पर अमर सिंह के लिए ये एक निजी हार थी, एक पर्सनल डिफीट। वो इसे अपने पिता की विरासत पर लगे एक दाग की तरह देखते थे और इस संधि का उन पर इतना गहरा असर हुआ, वो इतने दुखी हुए कि उन्होंने राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और अपनी बाकी की जिंदगी बिल्कुल अकेले एकांत में गुजारी। लेकिन शांति का ये दौर बहुत लंबा नहीं चला और अब हम कहानी के चौथे हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। ये दौर है महाराणा राज सिंह का, वो शख्स जिसने संघर्ष की उस बुझती हुई लौ को फिर से जला दिया। ये एक नई पीढ़ी थी, एक नया जोश था जिसने शाहजहां और खासकर औरंगजेब की नीतियों को खुली चुनौती दी। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत हुई चित्तौड़ के किले से। महाराणा राज सिंह ने 1615 की संधि को तोड़ा और किले के मरम्मत का काम शुरू करवा दिया। अब ये बात शाहजहां को कैसे बर्दाश्त होती? उसने फौरन सादुल्ला खान को भेजा और वो सारा कंस्ट्रक्शन तुड़वा दिया। ये पहला सिग्नल था कि मेवाड़ और मुगलों के बीच तनाव वापस लौट रहा है। और जब औरंगजेब का दौर आया तब तो राज सिंह का विरोध और भी खुलकर सामने आ गया। उन्होंने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जो सीधी चुनौती थे। उन्होंने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से शादी कर ली, जिनसे औरंगजेब शादी करना चाहता था। उन्होंने औरंगजेब के लगाए जजिया टैक्स का जोरदार विरोध किया। मारवाड़ के अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को पनाह दी और एक राठौड़ सिसोदिया अलायंस बनाया।
और जब औरंगजेब मंदिर तुड़वा रहा था तब राज सिंह ने श्रीनाथ जी जैसे विग्रहों को मेवाड़ में पनाह दी और उन्हें सुरक्षित स्थापित करवाया। राज सिंह का ये जो विरोध था ना, वो सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं था। ये त्याग, बलिदान और वफादारी की उन कहानियों से भी जुड़ा है जो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है कि वफादारी की, लॉयल्टी की आखिरी हद क्या हो सकती है। ये कहानी है हाड़ी रानी सहल कंवर की। हुआ ये कि उनके पति जो सेनापति थे रतन सिंह चुंडावत, वो युद्ध पर जाने से कुछ हिचकिचा रहे थे। शायद नई नई शादी का मोह था। तो हाड़ी रानी ने अपने पति को उनके कर्तव्य से भटकने से रोकने के लिए एक ऐसा काम किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने एक निशानी के तौर पर अपना सर काट कर भिजवा दिया, ताकि उनके पति के दिल में कोई मोह, कोई बंधन बाकी ना रहे और वो सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान दे सकें। अब राज सिंह की इस खुली बगावत का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि मेवाड़ एक बार फिर एक भयानक, विनाशकारी जंग में फंस गया। औरंगजेब की फौजों ने मेवाड़ में बहुत तबाही मचाई और इस दौर का अंत भी बहुत दुखद हुआ। 1680 में महाराणा राज सिंह की मौत हो गई और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें जहर किसी और ने नहीं, बल्कि उनके ही कुछ सरदारों ने दिया था, जो इस लगातार चलती जंग से थक चुके थे, तंग आ चुके थे। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी अध्याय पर, अंतिम समझौते और एक नए राजपूत युग की शुरुआत। ये वो दौर था जब मेवाड़ और मुगलों के रिश्ते एक नए फेज में दाखिल हुए और पूरे राजपूताना की पॉलिटिक्स का सेंटर हमेशा के लिए बदल गया। महाराणा राज सिंह के बाद उनके बेटे जय सिंह गद्दी पर बैठे और उन्होंने हालात को देखते हुए एक प्रैक्टिकल फैसला लिया कि इस जंग को अब खत्म करना ही सही है। तो 1681 में उन्होंने औरंगजेब के साथ एक और संधि की। इस संधि में तय हुआ कि मेवाड़ से जजिया टैक्स हटा लिया जाएगा और इसके बदले में मेवाड़ ने पुर, मांडल और बदनौर जैसे कुछ इलाके मुगलों को सौंप दिए। तो अगर हम पूरी सदी को देखें तो ये 3 बड़े समझौते हमें नजर आते हैं जिन्होंने मेवाड़ और मुगलों के रिश्तों की पूरी कहानी लिखी। सबसे पहले 1615 की संधि जो अमर सिंह और जहांगीर के बीच हुई, फिर 1681 की दूसरी संधि जय सिंह और औरंगजेब के बीच, और फिर 1708 का देबारी समझौता जिसने खेल को पूरी तरह से पलट दिया। हुआ ये कि 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई और उसके बाद मुगल सल्तनत कमजोर पड़ने लगी। इस बदलते हुए पॉलिटिकल सीन को महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने बखूबी समझा और 1708 में उन्होंने मारवाड़ और जयपुर के राजाओं के साथ मिलकर देबारी समझौता किया। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था। ये समझौता मुगलों के खिलाफ एक राजपूत एकता का प्रतीक था और इसी समझौते ने राजपूताना की पॉलिटिक्स का सेंटर दिल्ली से खींचकर वापस राजपूताना में लाकर खड़ा कर दिया। तो इस 100 साल के लंबे, मुश्किल और खूनी सफर के बाद हम आखिर में क्या कहें? क्या ये मेवाड़ के स्वाभिमान की जीत थी, या मुगल ताकत का दबदबा, या फिर ये बस एक कहानी है, एक कौम के कभी ना हार मानने वाले जज्बे की, उनके धैर्य की? शायद इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। ये इस पर निर्भर करता है कि हम इतिहास को किस नज़र से देखते हैं। पर हाँ, सोचने के लिए ये एक बहुत गहरा सवाल जरूर है